पुश्तैनी ससुराल में 3 बहू की रसोई। गायत्री और जगदीप बारिश के मौसम में तीनों बेटे अनमोल, विक्की, मोहित की शादी रागिनी, बिपाशा और नैना से करवाते हैं। 2 जेठानी अमीर घर और देवरानी गरीब घर से आती है। फिर सास तीनों बहू का बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करती हैं। मेरी तीनों लक्ष्मियों का तुम्हारे ससुराल में स्वागत है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की परेशानी हो तो मुझसे कहना। सास से ज्यादा माँ बनकर ही प्यार करूंगी। माँ जी, आपने इतना कह दिया यही बहुत है। और आजकल की बहू को क्या ही चाहिए। ओह गॉड, आप लोगों की बातें मुझे 80s की मूवी की याद दिला रही हैं। अच्छा, मैं तुम्हें अपने पुश्तैनी रसोई दिखाने चलती हूँ, जो कि अब से तुम तीनों बहू की है। ये कहकर सास बेसमेंट में सीढ़ी से उतरवाकर अपनी पुश्तैनी रसोई के पास ले जाती है। ये है हमारी पुश्तैनी रसोई। मेरी सास ने इसे अपने हाथों से बनाया था। यहाँ हर ईंट में प्यार है। ये रसोई तो ऐसी है जैसे कोई पुराना भट्टा है। इसमें कैसे काम करेंगे? मॉम ने तो कहा था कि ससुराल में मॉड्यूलर किचन मिलेगा। ये सब क्या है माँ जी? तभी छोटी बहू चूल्हे को माथे से छूती है। माँ जी, इस पुश्तैनी रसोई में से तो इतिहास की खुशबू आ रही है। मैं इसे जरूर संभालूंगी। बस यही भावना चाहिए एक गृह लक्ष्मी में। माँ जी, वी आर टू टायर्ड। आपकी पुश्तैनी रसोई की मुंह दिखाई हो गई हो तो हम आराम कर लें। ठीक है, अब तुम सब आराम कर लो। कल तुम्हें यहाँ पहली रसोई भी करनी है। What the तब तीनों बहू अपने अपने कमरे में चली जाएंगी। अगली सुबह नैना जल्दी उठकर पुश्तैनी रसोई की सफाई करती है और फिर मिट्टी के चूल्हे की पूजा करके कढ़ाई रखकर हलवा बनाने की कोशिश करती है। इतने में दोनों अमीर बहू आ जाती हैं। अरे, हम इस एक चूल्हे पर तीनों बहू कैसे खाना बनाएंगे? और मेरे को तो ये मिट्टी का चूल्हा इस्तेमाल करना भी नहीं आता। भाई, मेरे बस की तो बात नहीं है इस पर खाना बनाना। वैसे भी खंडहर जैसे बेसमेंट में आकर खाना बनाऊं। एटलीस्ट गैस सिलेंडर तो होता। रागिनी इतना कहती है कि सास गायत्री आ जाती है। अच्छा हुआ माँ जी आप आ गई। हाँ, आपकी पुश्तैनी रसोई में हम खाना बनाने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन 3 बहू एक मिट्टी के चूल्हे पर नहीं बना सकती हैं। आप कम से कम गैस सिलेंडर रखवा दो। बहू, गैस सिलेंडर तो रखवा दो, लेकिन इस रसोई का ध्यान रखना, आज तक यहाँ कभी गैस सिलेंडर इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है माँ जी, हम ख्याल रखेंगे। आप फिलहाल सामान मंगवा दो। दौलत राम जी, जरा यहाँ पर एक गैस सिलेंडर रखवा दीजिए। जी मालकिन, अभी रखवाते हैं। तब नौकर दौलत राम पुश्तैनी रसोई में गैस सिलेंडर रखवा देता है, जिस पर वो दोनों खाना बनाना शुरू करती हैं और सास के जाने पर गैस सिलेंडर से दूर हो जाती है। अब क्या करें, हमें तो खाना बनाना आता ही नहीं। प्यारी नैना, तुम्हारे हलवे से तो बहुत अच्छी देसी घी की खुशबू आ रही है। देखो, हमें खाना बनाना नहीं आता। अमीर घर से आए हैं, लेकिन तुम्हें तो आता है ना। बना दो प्लीज। आज पहली रसोई में हमारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा ससुराल में। ठीक है दीदी, मैं बना देती हूँ। तब नैना फटाफट से दोनों बहू का खाना भी गैस सिलेंडर पर बना देती है और अपना भी तैयार कर लेती है। और फिर सब लोग तीनों बहू के हाथ का पहली रसोई का खाना खाकर खुश हो जाते हैं। वाह, ये सब्जी पूरी तो बहुत अच्छी बनी है। नाइस रागिनी। हाँ बहू, तुम तीनों बहू के हाथ का खाना बहुत अच्छा बना है और ये सूजी का हलवा तो बहुत स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट तो होगा ही। हमारी नैना बहू ने घी और मेवे डालकर चूल्हे पर जो बनाया है। माँ जी, स्वादिष्ट तो होना ही था। मेरी सास, आपकी सास की सास, सबका प्यार जो है उस रसोई में। देख रही है ना बिपाशा कि कितनी बटरिंग कर रही है सबके साथ। और ये देखकर मैं बहुत इरिटेट भी हो रही हूँ दीदी। पहली रसोई का खाना खाकर सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। रात को तीनों बहू पुश्तैनी रसोई में खाना बनाना शुरू करते हैं। तब फोन चलाते हुए बिपाशा गैस की नोब ऑन करके बाहर चली जाती है। अरे, यहाँ पर तो मुझे नेटवर्क ही नहीं आ रहे। ओह नो, मेरा फोन भी डेड हो गया। इसे चार्ज पर लगा कर आती हूँ। दोनों बहू चली जाती हैं। वहीं नैना अपना खाना बनाकर चूल्हा बुझा देती है। तब उसे बदबू आती है। ये भगवान, ये बदबू कैसी आ रही है? इन दोनों दीदी ने गैस का नॉब चालू छोड़ दिया। मुझे कैसे भी करके यहाँ से सारी गैस बाहर निकालनी होगी, वरना माँ जी की पुश्तैनी रसोई खतरे में आ जाएगी। नैना फटाफट से रसोई की खिड़की खोल देती है और गत्ते से हवा करती है, जिससे गैस जल्दी गायब हो जाए। आधे घंटे बाद नैना को राहत मिलती है और तब सास रसोई में आती है। हे भगवान, ये रसोई में इतनी तेज गैस की गंध कहाँ से आ रही है? अभी मेरी पुश्तैनी रसोई को कुछ हो जाता तो। इसीलिए मैं दोनों बहू को गैस सिलेंडर लाने के लिए यहाँ मना कर रही थी। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। आपकी पुश्तैनी रसोई की धरोहर को मैं कैसे कुछ होने दे सकती हूँ? मैंने सारी गैस की गंध बाहर निकाल दी है और ये गैस सिलेंडर भी हटवा देती हूँ। अब से चूल्हे पर ही खाना बनेगा।
अच्छा हुआ बहू तूने मेरी पुश्तैनी रसोई संभाली, वरना मैं अपने बड़ों को क्या मुंह दिखाती। दोनों बहू हंसते हुए अंदर आती हैं और सास उन्हें डांट देती है। बहू ऐसे खीखी करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें यहाँ होना चाहिए था, आज तुम्हारी वजह से कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन माँ जी ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना, नाउ चिल। ये कहकर दोनों चली जाती हैं। अगली सुबह आंधी तूफान आता है और तेज बारिश चालू हो जाती है, जिससे रसोई की खिड़की से बारिश का पानी रसोई में आ जाता है और मिट्टी की रसोई खराब होने लगती है। तब नैना बेसमेंट में पानी जाता देख भाग कर आती है। हे भगवान, सारा अनाज भीग जाएगा, जल्दी कुछ करना होगा। बिपाशा दीदी, रागिनी दीदी, जल्दी आ जाइए वरना पुश्तैनी रसोई खराब हो जाएगी बारिश से। मैं नीचे नहीं आऊंगी, ये कीचड़ मेरे पैडिक्योर को खराब कर देगा। मैंने अभी अभी नए सैंडल्स पहने हैं, कोई नौकर बुला लो। तब दोनों बहू चली जाती हैं और नैना अकेली ही बाल्टी प्लास्टिक कवर लेकर अनाज बचाती है, मिट्टी के बर्तन साइड रखती है और पानी को बाहर निकाल कर फेंकती है। शुक्र है माँ जी की रसोई बच गई, वरना क्या होता। तब सास बारिश में अकेले बहू का रसोई संभालते हुए देखकर कहती है, एक बेचारी मेरी ये बहू है जो मेरी पुरानी पुश्तैनी रसोई को भी संभाल रही है, और उन दोनों को देखो, मुझे तो दिखती ही नहीं है यहाँ पर। ये देख गायत्री चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। बारिश में अकेले ही नैना रसोई और घर की जिम्मेदारी संभालती है, लेकिन वो दोनों बहू कुछ नहीं करती और एक दिन फिर बारिश की वजह से लाइट भी चली जाती है। तब पुश्तैनी रसोई में, आज तो बिजली ही नहीं आ रही, खाना कैसे बनेगा। माँ जी आप चिंता मत करो, आराम करो, ये देखिए मैं दिया जलाकर रसोई में खाना बना लूंगी। माँ जी मुझसे इतनी गर्मी और अंधेरे में खाना नहीं बनेगा, मैं खाना बाहर से ऑर्डर करके मंगवा लेती हूँ। हाँ माँ जी। नहीं, हमारे घर में बाहर से खाना नहीं खाते, और वैसे भी बाहर हल्की बारिश हो रही है, रहने दो। ठीक है, आप लोगों को नहीं खाना मत खाओ, हम ही बाहर जा रहे हैं। दोनों बहू घर से बाहर चली जाती है कि पड़ोसन शालू घर पर आती है। तब नैना उसे चाय बना कर देती है और घर वाले मिट्टी के चूल्हे का स्वादिष्ट खाना खा रहे होते हैं। आज तो खाने में वो बचपन वाला स्वाद आ गया। हाँ जी, नैना बहू बहुत अच्छी है, और आपकी अमीर बहुएं बस नाम की हैं, काम कुछ नहीं करती। सच में आप बहुत भाग्यशाली बहू हो जो आपको नैना मिली। तभी दोनों बहू सुनकर कहती हैं, आंटी जी, कर लिया आपने हमारे घर में आकर चुगली। हम बाहर का कोई काम नहीं करते, सिर्फ मेकअप करते हैं, सेल्फी खींचते हैं और टहलते हैं। जब एक बहू है सब कुछ करने के लिए, तो हम दोनों क्या करेंगे? वैसे भी वो गरीब इसी के लायक है। बहू ऐसे नहीं बोलते। सॉरी पापा जी, पर इनको देखिए ना। चल बिपाशा, हम अपने कमरे में चलते हैं। दोनों बहू अपने कमरे में जाकर खाना खाती हैं और पड़ोसन उठकर चली जाती है। घर में रिश्तेदार आते हैं, तब भी दोनों बहू ऐसे ही बर्ताव करती हैं। 2 दिन बाद समाचार में भी तेज बारिश आने के बारे में बताया जाता है और बिजली कड़कती है। बाहर जोरदार बारिश हो रही होती है। नैना खिड़की से नीचे की ओर देखती है और चौंक जाती है। हे राम, पानी तो बेसमेंट में भरने लगा है। हे भगवान जी, माँ जी की पुश्तैनी रसोई की चीजें तो वहीं रखी हैं और अनाज सब्जी भी यूं ही रखे हैं। मुझे उन दोनों को बुलाना होगा। नैना दौड़ती हुई नीचे जाती है। रागिनी और बिपाशा लिविंग रूम में बैठी चाय पी रही होती हैं। दीदी, नीचे रसोई में पानी भर गया है, जल्दी चलो। बारिश हो रही है, पानी तो भरेगा ही। वैसे भी वो रसोई तो म्यूजियम जैसी है। तुम्हें तो वैसे भी पुरानी चीजें अच्छी लगती है ना नैना, तुम ही संभालो ना, मैं अभी नेल पॉलिश लगा रही हूँ। दीदी मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी, मुझे आप दोनों की मदद चाहिए। माँ जी की पुश्तैनी रसोई खराब हो जाएगी। बोला ना, हम नहीं आ सकते। तब नैना बिना कुछ कहे नीचे रसोई में जाती है, जहाँ पानी घुटनों तक आ जाता है। घड़े, मिट्टी के बर्तन, अनाज की बोरियां सब बह रही होती हैं। वो जल्दी से अनाज की बोरियां उठाने लगती है, फिसलती है, फिर उठती है, जिससे चोट भी लग जाती है। उसके पैर मिट्टी से सने होते हैं। पानी बहुत ज्यादा आ रहा है। हे भगवान, हे कृष्ण भगवान, अरे छोटी बहू आप यहाँ, आप हट जाइए, मैं सामान हटा देता हूँ। दौलत राम जी, ये रसोई सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, ये घर की आत्मा है। मैं इसे ऐसे डूबने नहीं दूंगी, आप जाइए, मैं अकेले कर लूंगी। ये लीजिए, ये बर्तन और बाकी का सामान बाहर ले जाओ। दौलत राम नौकर वो सामान बाहर ले जाता है। इतने में बाहर रास्ते का पानी बेसमेंट की खिड़की में इतना भर जाता है कि रसोई ऊपर तक भर जाती है। बहू डूब जाती है। बहू का पल्ला ऊपर तैर रहा होता है। तभी सास ससुर रसोई में पहुंचते हैं। मेरी पुश्तैनी रसोई, माँ जी की रसोई सब मिट्टी में मिल गया। बहू, नैना बहू, अरे जल्दी से इसे बचाइए। राधिका, बिपाशा, जल्दी आओ। तब भी दोनों बहू नहीं आती। फिर गायत्री अपने बेटे को फोन करके ऑफिस से घर बुलाती है और बहू को अस्पताल ले जाती है, जहाँ 4 घंटे बाद वो होश में आती है। माँ जी वो पुश्तैनी रसोई। अरे तुझे अभी भी उस पुश्तैनी रसोई की फिक्र है?
वो मेरे लिए बहुत खास थी, लेकिन तेरी जान से ज्यादा नहीं। माँ जी, उस ममता की खुशबू वाली पुश्तैनी रसोई को मैं कैसे कुछ होने देती। अरे बहू, उस रसोई की वजह से तेरी जान पर आ बनी। आज के जमाने में उस रसोई का कोई मतलब नहीं है। उसी की वजह से मेरी माँ की जान गई थी। अब मैं नहीं चाहता आगे ऐसी किसी के साथ घटना हो, इसलिए मैं रसोई अब नहीं बनवाऊंगा, वो भी ऊपर। और सबसे ज्यादा दुख तो मुझे इस बात का है कि तूने उस रसोई में अपनी जान लगा दी, लेकिन इन दोनों बहू ने पुश्तैनी रसोई और तेरी जान के लिए भी कुछ नहीं किया। माँ जी, हमसे गलती हो गई। हमने पुश्तैनी रसोई की कभी अहमियत नहीं समझी, लेकिन नैना की जान की हमें खबर नहीं थी, वरना हम ऐसा कभी नहीं करते। नैना, माफ कर दो। कोई बात नहीं दीदी। इस तरह दोनों बहू को अपनी गलती का एहसास होता है। ससुराल वाले एक नया किचन ऊपर के फ्लोर पर बनवा देते हैं और बेसमेंट के किचन को बंद कर देते हैं। बरसात में 5 जुगाड़ू बहू का घर। लगता है आज बहुत जोरों की बारिश होने वाली है। कितनी तेज तेज गरज रहे हैं, आसमान बिल्कुल काला हो गया है। जल्दी जल्दी बर्तन धो लेते हैं, वरना एक बार बारिश शुरू हो गई तो बर्तन भी धुलने से रहे। अरे, मैं तो सोच रही थी कि आज हफ्ते भर के सारे कपड़े धुल जाएंगे, लेकिन ये मौसम, इसे देखकर तो लग रहा है कि अभी 2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ी देर में तेज तूफानी हवाएं चलने लगती हैं। देखते ही देखते जोरों की बारिश शुरू हो जाती है, जिसके चलते इन 5 गरीब बहुओं की छत पानी से टपकने लगती है। ये क्या? पिछले बारिश के मौसम में ही तो छत ठीक करवाई थी, ये दोबारा टपकने लग गई। तुम पेट से हो, ऐसी हालत में बारिश में भीगना ठीक नहीं। तुम यहाँ चारपाई पर चढ़कर बैठ जाओ, इस तरफ की छत ठीक है, हम तब तक पानी रोकने की कोशिश करते हैं। सभी बहुएं 6 महीने के गर्भवती सेजल को खाट पर बिठा देती हैं। किसी बहू के हाथ में बर्तन होता है तो किसी के हाथ में बाल्टी। जहां जहां से छत से पानी टपक रहा था, सभी बहुएं उसे रोकने की कोशिश करती हैं। सारे बर्तन, कटोरी, बाल्टी सब लगा दिए, लेकिन फिर भी कई जगह से पानी टपक रहा है। अंकिता इतना बोल ही रही होती है कि तभी घर की खिड़की दरवाजों से भी अब पानी अंदर आने लगता है। खिड़की दरवाजे बंद करने के बावजूद भी घर के अंदर पानी आना नहीं रुकता। हे भगवान, सारे बिस्तर भीग गए। अरे बिस्तर छोड़ो, देखो सारा राशन कैसे भीग रहा है, जल्दी से राशन उठाओ। किसी बहू के हाथ में चादर तकिया था तो किसी के हाथ में राशन। सभी बहुएं घर के कोने में जाकर बारिश से बचने के लिए खड़ी हो जाती हैं। थोड़ी देर में उनके घर में पानी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तभी उन सबके पति घर आ जाते हैं। आधे घंटे की बारिश में पूरे घर के अंदर पानी भर गया है। अब सभी बहू के पति मिलकर जल्दी जल्दी घर से पानी बाहर निकालते हैं। तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद अब धीरे धीरे बारिश होनी बंद होती है, जिसके बाद अब सभी घर में घुसा सारा पानी बाहर निकालते हैं। तो वहीं बहुएं कपड़ों की मदद से घर की जमीन को सुखाने में लगी रहती हैं। अभी तो बारिश का मौसम ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है और हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। ये सब हमारी कमजोर छत और घर का नतीजा है। कितने सालों से कह रहे हैं आप लोगों से कि घर की मरम्मत करवा लीजिए। अरे हम तो फिर भी रह लेते, लेकिन सेजल पेट से है, कल को घर में बच्चा आएगा तो वो कैसे रहेगा। पिछली बारिश के मौसम में तो छत मरम्मत करवाई थी, फिर इतनी जल्दी कैसे कमजोर हो गई। एक काम करते हैं, कल आते हुए हम तिरपाल ले आएंगे, उससे छत को अच्छे से ढक देंगे। कोई फायदा नहीं है इसका, जरा सी तेज आंधी क्या आएगी, तिरपाल भी उड़ जाएगा। आप लोग ये बताइए, आप लोगों को कुछ पैसे मिले? दिन रात आप मंदिर की सेवा करने में लगे रहते हैं। बात तो हुई है, कह रहे हैं कि अगले महीने से वो हमारी तनख्वाह बढ़ा देंगे तो जल्द से जल्द घर की मरम्मत भी हो जाएगी। इन 5 बहू के पति दुर्गा माता के मंदिर में साफ सफाई, पूजा अर्चना और देवी माता की मूर्ति का ध्यान रखने का काम करते थे। कम तनख्वाह के चलते बड़ी मुश्किल से पूरे परिवार का गुजारा चल रहा था। आए दिन रोजमर्रा की बारिश की वजह से कभी 5 बहू की छत टपकती तो कभी घर के अंदर पानी भर जाता। आज भी सभी घर से पानी निकाल कर घर सुखाने में लगे हुए होते हैं कि तभी अचानक उनके घर संस्था के लोग और पुलिस आती है। अरे आप सब लोग यहाँ, वो भी पुलिस के साथ, सब ठीक तो है ना? देखो तो कैसे माता रानी के मंदिर में उनके आभूषणों को चुराकर कितने भोले बन रहे हैं ये लोग। क्या कहा? माता रानी के आभूषण चोरी हो गए? ये आप क्या कह रहे हैं? हमने तो मंदिर पर ताला लगाया था। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि हमने माता रानी के आभूषण चोरी किए हैं और तुम पर इल्जाम लगा रहे हैं? आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। हमारे पति सालों से मंदिर की सेवा में लगे हुए, भला वो ऐसा नीच गिरा हुआ काम क्यों करेंगे? बहस का कोई फायदा नहीं है। फिलहाल तो सारे सबूत आपके खिलाफ हैं, इसलिए हम आप 5 को गिरफ्तार करते हैं। पुलिस उन 5 को गिरफ्तार करके ले जाती है, जिसके चलते उन 5 की पत्नियां काफी ज्यादा दुखी होती है।
तो वहीं अब दोबारा से बारिश शुरू हो जाती है और एक बार और उनकी छत टपकने लगती है। ये सब क्या हो गया? पुलिस हमारे पतियों को क्यों ले गई? उनका कोई कसूर नहीं है, मुझे यकीन है वो सब निर्दोष हैं। ऐसी हालत में मत रो, माता रानी जरूर हमारी मदद करेंगी। सभी बहुएं बहुत परेशान हो रही होती हैं कि तभी उनके पड़ोसी के कुछ लोग उनके घर आते हैं। अरे चलो ये रोना धोना बंद करो और अपना बोरिया बिस्तर बांध कर निकलो यहाँ से। ये क्या कह रहे हैं आप? ये घर हमारा है, आप कौन होते हैं हमें हमारे घर से निकालने वाले? चोरों की पत्नियों को हमारे मोहल्ले में रहने की इजाजत नहीं है, या तो खुद निकल जाओ या फिर हम धक्के मार कर तुम लोगों को बाहर निकालेंगे। सभी पड़ोसी मिलकर उन पांचों बहू को घर से बाहर निकाल देते हैं और देखते ही देखते घर को भी तोड़ देते हैं। तो वहीं थोड़ी देर में बारिश और तेज हो जाती है और पांचों बहुएं बारिश में भीगते हुए किसी के घर की दीवार के सहारे खड़े होती हैं। माता रानी, ये कैसे दिन दिखा रही हो आप हमें? पहले हमारे बेकसूर पतियों को जेल में बंद कर दिया गया और अब हमारे ही घर से निकाल दिया गया हमें, और उन लोगों ने तुम्हारा घर भी तोड़ दिया। अब कहाँ जाएंगे हम? सबसे ज्यादा फिक्र तो सेजल की है। 6वां महीना चल रहा है इसका, कहीं इसकी तबीयत ना खराब हो जाए। पांचों बहुएं उस दीवार के सहारे खड़ी थी कि तभी उस घर की मालकिन कलावती उन पांचों को देख लेती है। तुम वही हो ना जिनके पतियों को पुलिस पकड़ कर ले गई थी? निकलो यहाँ से, निकलो। पांचों बहुएं बारिश में भीगते हुए इधर से उधर भटक रही होती हैं कि तभी उन्हें एक पेड़ दिखता है जिसके अंदर जाने के लिए एक बड़ा सा छेद होता है। अंकिता जल्दी से सेजल को उस पेड़ के अंदर बिठा देती है। तुम लोग भी आ जाओ, यहाँ थोड़ी जगह है, तुम आराम से बैठो। तुम्हारा इस वक्त बारिश से बचना काफी जरूरी है। चारों बहुएं सेजल को उस पेड़ के अंदर बिठाकर खुद पेड़ के सहारे खड़ी होकर बारिश से बचने की कोशिश कर रही होती हैं कि तभी तेज हवाओं के साथ एक बड़ी सी पन्नी उनके पास आकर गिरती है। ये तो काफी बड़ी पन्नी है, अगर इस पन्नी का हम तिरपाल बना लेंगे तो कम से कम बारिश से बच जाएंगे। सही कहा तुमने, मैं आसपास इसके लिए लकड़ियाँ देखती हूँ। प्रियंका आसपास से कुछ बड़ी बड़ी लकड़ियां लेकर आती है जिन्हें जमीन में अनुष्का गाड़ देती है और अब चारों बहुएं उस पन्नी के नीचे बैठी होती हैं। कुछ देर में बारिश रुक जाती है और अब उनको ऐसी हालत में ही सोना पड़ता है। अगले दिन माधवी अंकिता खाने की तलाश में निकलती हैं। तुम्हें कुछ खाने को मिला? मैंने इतने लोगों से मदद मांगी लेकिन किसी ने 10 रुपए तक नहीं दिए। बड़ी मुश्किल से ये 2 रोटी मिली हैं। ढाबे वाले ने ग्राहकों को देने के लिए रखी थी, मैंने चुपके से चुरा ली। ऐसे दिन भगवान किसी दुश्मन को ना दिखाए। आंसू साफ करके वहां से जा रही होती हैं कि तभी रास्ते में उन्हें जमीन पर गिरे हुए बड़े बड़े केले के पेड़ के पत्ते दिखते हैं। ये तो केले के पत्ते हैं ना? सुना था कि इसके पत्ते काफी बड़े होते हैं, लेकिन आज देख भी लिया। ये पत्ते तेज बारिश में हमारा सर ढकने के काम आएंगे। उस पन्नी के ट्रिपल का भरोसा नहीं, जाने कब उड़ जाए। सही कह रही हो तुम, इन्हें अपने साथ ले चलते हैं। माधवी अंकिता ढेर सारे केल के पत्तों को उठाती है और उन्हें अपने साथ ले चलती है। तो वहीं अब सब 2 रोटियों का बंटवारा करके अपने पेट भर। थोड़ी दूर पर ही एक बड़ा रोड था जहां से काफी सारे लोग बारिश में रेनकोट पहनकर आराम से जा रहे थे और बारिश के मजे ले रहे थे। तो वहीं ज्यादा देर बारिश में भीगने की वजह से सभी बहुएं ठंड से कपकपाने लगती हैं। आज सेजल की तबीयत खराब हो गई, अब क्या करें? हम सबका शरीर भी कांप रहा है। ये सब गीले कपड़ों की वजह से हो रहा है। हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करके अपने कपड़ों को गीला होने से बचाना होगा। बारिश के रुकने के थोड़ी देर बाद अब पांचों बहू के कपड़े सूखने लगते हैं और वापस बारिश की वजह से कपड़े गीले ना हो, इसलिए प्रियंका अंकिता आसपास से बड़ी बड़ी पन्नी इकट्ठा करती हैं और उन्हें हाथों की मदद से रेनकोट जैसा पन्नी से एक कोट बना लेती हैं, जिसे पहनकर बारिश के पानी में उनके कपड़े गीले होने से बच जाते हैं। 3 दिन हो गए हैं हम इस तरह, आखिरकार कब तक हमें इस बारिश को झेलना होगा? मेरे में अब और हिम्मत नहीं बची है। तुम परेशान मत हो, हम हैं तुम्हारे साथ, सब ठीक होगा। प्रियंका इतना बोल ही रही होती है कि तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और यह बारिश इतनी खतरनाक होती है और वो सभी पानी में बेहोश हो जाती हैं। जब उन सब की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को अस्पताल में पाती हैं। उन सब के सामने उनके पति भी होते हैं। अपने पतियों को देख उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। आप सब लोग यहाँ, आप सब तो जेल में थे ना? हाँ, लेकिन इंस्पेक्टर साहब को हम पर यकीन था कि हमने कोई चोरी नहीं की है। वो अक्सर मंदिर में अपने परिवार को लेकर आते थे। वो काफी समय से हमें जानते थे। उन्हें पता था कि हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है,
इसलिए उन्होंने तहकीकात की, जिससे उन्हें मंदिर के पास वाले रोड पर लगे सीसीटीवी की फुटेज से वो लोग मिले जो आभूषण चुरा कर भाग रहे थे। इसलिए उन्होंने हमें छोड़ दिया। हमने मानहानि केस भी कर दिया है, जिससे हमें सरकार की तरफ से काफी अच्छी रकम मिलेगी। ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, लेकिन हम सब यहाँ आए कैसे? एक औरत ने तुम पांचों को रास्ते पर बेहोश पड़ा देखा, तो उन्होंने ही तुम्हें ये अस्पताल पहुंचाया और पुलिस की मदद से हम तुम तक यहाँ पहुंच गए। उन मानहानि के पैसों से पांचों बहू के पति अब जल्दी एक बड़ा और पक्का मकान बनवाते हैं, जिसमें उनकी पत्नियां आराम से रहती हैं। साथ ही बाकी बचे पैसों से अब वो अपना एक छोटा कारोबार शुरू कर लेते हैं।